गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 विद्यालय के विज्ञान के शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु में धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्म के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग विज्ञान में पाठ 3 के धातु एवं अधातु में धातु के रासायनिक गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि धातु का रासायनिक गुण धर्म में कि धातुओं का जब वायु में दहन किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन में जब दहन किया जाता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। तो धातु को जब ऑक्सीजन में से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे कि कॉपर को ऑक्सीजन से जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है। अल्युमिनियम को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराते हैं तो अल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। इस तरह से प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनता है। ये धातु ऑक्साइड जो है उसके जो नेचर है, जो उसका जो प्रकृति है वो जो है जो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है जो क्या होता है? अम्लीय होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है? एक अधातु है। तो कार्बन के जो ऑक्साइड बनते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी जो नेचर है वो अम्लीय होता है। लेकिन जो भी धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि धातुई ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा? क्षारीय। लेकिन जब पूछा जाता है कि अधातुई ऑक्साइड के प्रकृति कैसी होती है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। एक और इसमें है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसका 2 उदाहरण बताएं। या कभी कभी 2 उदाहरण बताने के लिए दे देता है, कभी कभी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है इस तरह से देता है। तो वैसे धातुई ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वैसे धातुई ऑक्साइड जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये उसके उदाहरण हैं। इसकी जो नेचर है वो दोनों की तरह होती है, अम्लीय और क्षारीय। जैसे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड की जब प्रतिक्रिया कराया जाता है किससे? अम्ल से, तो ये लवण और क्या बनाता है? जल। ये लवण जो बनाया ये जो क्या हो गया? अल्युमिनियम क्लोराइड, ये लवण हो गया और ये जल हुआ। ये क्या है? अम्ल। अब अम्ल के साथ जब प्रतिक्रिया किया तो लवण और जल बना, तो लवण ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, तो इस समय अल्युमिनियम ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय। लेकिन जब अल्युमिनियम ऑक्साइड को क्षार से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो भी क्या बन रहा है? लवण और जल। सोडियम अल्यूमिनेट एक क्या बन गया? लवण, और ये क्या है? जल। इस समय जो अल्युमिनियम ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो यहाँ पर वो अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो गया? इसकी प्रकृति अम्लीय, क्योंकि ये क्षार से प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल। जो कि हम लोग पिछले के अध्याय में हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल के गुण धर्म में कि किस तरह से अम्ल जब क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, और इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या जानते थे कि उसे उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ समझ में आया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो वैसे धातुई ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, वैसे धातुई ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण में आता है तो क्या दे देंगे? अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखते हैं इसमें कि जो अधिकांश धातुई ऑक्साइड जो है वो जल में अघुलनशील होता है। जितने भी धातुई ऑक्साइड होते हैं उसमें अधिकतर जो धातुई ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होता है। लेकिन कुछ धातुई ऑक्साइड जो होते हैं जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये जल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण करते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड है जो जल से प्रतिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये भी सब क्या है? जो जल में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील ये जो है जो धातुई ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। कुछ धातुई ऑक्साइड इसीलिए कुछ धातुएं हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसे जल में भी नहीं हम लोग इसे रख सकते हैं।
जब प्रिजर्व करने के बाद इसको संरक्षित रखने की बात होती है तो सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कि अगर उसे वायु में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके उसके ऑक्साइड बनाएंगे और उसमें तुरंत क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को डुबो कर रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन एक आता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम में क्या है? अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, जो कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके उसके ऑक्साइड बनाते हैं और क्या होता है? उसमें आग लग जाता है, जिससे आग बढ़ने की संभावना हो जाती है। उसके बाद है कि मैग्नीशियम है, अमोनियम है, जिंक है, लेड है, ये सब को जब हम लोग छोड़ देते हैं, उसे वायु में यदि ओपन छोड़ते हैं तो इसके ऊपर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके उसके धातु के ऊपर एक परत जम जाता है, उसके ऑक्साइड का। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का। जिंक है, जिंक ऑक्साइड का। लेड है, लेड ऑक्साइड का एक परत जम जाता है। इस परत जमने से लाभ क्या है और हानि क्या है? तो इस परत को जमने से क्या है कि जो परत बनने के बाद जो शेष धातु बच गया है, वो धातु को आगे ऑक्सीकरण होने से रोकता है, यानी कि उसे संरक्षित रखता है, उसे जो है जो संचालित करता है, उसे अब आगे अभिक्रियाशील होने नहीं देता है। इसका ये लाभ है। दूसरा चीज है, दूसरा एक है कि आयरन धातु। आयरन धातु को जब जलाया जाता है, वायु में दहन किया जाता है तो वो नहीं जलता है, लेकिन जब आयरन के छोटे दम महीन बुरादा होता है, उस बुरादा को जब आग की लौ में, ज्वाला में जब उसे डाला जाता है तो वो है जो जलता है। उसके बाद है जब गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड को, ये जो कॉपर का ऑक्साइड है वो भी कॉपर की क्या है? नहीं जलता है, लेकिन जब गर्म धातु पर कॉपर 2 ऑक्साइड का एक काले रंग का परत जम जाता है। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड है, ये इतने अनअभिक्रियाशील है कि इससे कोई अभिक्रिया जल में भी नहीं करता है, जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, या इसको वायु में भी दहन करते हैं तो इसका कोई अभिक्रिया नहीं होता है। उसके बाद है धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। अब धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है? तो धातु भी जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और जल बनाता है, और धातु ऑक्साइड को जब जल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रतिक्रिया जो है धातु के जल के साथ प्रतिक्रिया जो 3 कैटेगरी में होता है। कुछ धातु है जो ठंडे जल से प्रतिक्रिया करता है, कुछ धातु है जो ठंडे जल से नहीं प्रतिक्रिया करके गर्म जल से करते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो न गर्म जल से करता है न ठंडे जल से, बल्कि सिर्फ क्या करता है? वाष्प से करता है, यानी जल के वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। अब ठंडे जल से कौन कौन धातु ये प्रतिक्रिया करता है? तो ठंडे जल से प्रतिक्रिया जो करता है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब जो ठंडे जल से प्रतिक्रिया करते हैं उसके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, साथ में ऊष्मा भी निकलता है, ताप भी निकलता है। इस कारण इस प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम की जो प्रतिक्रिया होती है जब जल से प्रतिक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब ठंडे जल से कैल्शियम प्रतिक्रिया करता है तो वो क्या होता है कि जब जल में उसे छोड़ा जाता है तो वो तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ऐसा क्या कारण होता है जो कि कैल्शियम है जो तैरने लगता है? तो कैल्शियम की सतह में जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है कैल्शियम की सतह में क्या होता है? चिपक जाता है, जिसके कारण है जो उसके साथ साथ ये क्या होता है? वो फ्लोट करने लगता है उसी के कारण। तो ये इसका क्वेश्चन कभी-कभी इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद है लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब ऐसे धातु हैं जो कि जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल से प्रतिक्रिया करके क्या करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद है अल्युमिनियम है और लोहा, ऐसे धातुएं हैं जो कि न ठंडे जल से प्रतिक्रिया करता है न गर्म जल से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जल के वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, जल के वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। साथ ही बच्चों ये भी बता दिए कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब ऐसे धातु हैं जो कि जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद है धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है? तो धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है।
जो धातु की अभिक्रियाशीलता की जो दर है वो इस तरह से है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है मैग्नीशियम होता है, उसके बाद अल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। इस तरह से अभिक्रिया की जो दर है जो क्या होता है, घटते जाता है। यानी कि धातु जब से प्रतिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस तरह उसके बाद अल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। उसके बाद नाइट्रिक एक ऐसा अम्ल है जो कि धातु से प्रतिक्रिया जब करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस, यहाँ क्या बताया गया कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन जब नाइट्रिक अम्ल प्रतिक्रिया करता है धातु से तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बना करके हाइड्रोजन को जल में उपचयित कर देता है और नाइट्रोजन जो खुद है उसके ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़े हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि सक्रियता श्रेणी क्या है।